चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है, रिक ने अपनी बाइक को धक्का देते हुए आह भरी। आज रिक के लिए दिन कुछ खास लकी नहीं था क्योंकि वह कुछ मुश्किल समय से गुजर रहा था। सुबह सबसे पहले उसे शहर के एक जाने माने स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट के बारे में एक मेल मिला और अपना बेस्ट देने के बावजूद वह इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। और हालांकि उसके परिवार में कोई भी उसे इसके लिए दोषी नहीं ठहराएगा, लेकिन अब रिक मुश्किल में था। क्या उसे किसी कम जाने माने स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए या किसी दूसरे शहर के किसी दूसरे स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहिए? रिक का परिवार जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ देता है। उसकी प्यारी माँ बचपन से ही उसका ख्याल रखती थी, तब भी जब उसके पिता उसके लिए अवेलेबल नहीं होते थे और अपने काम में बिजी रहते थे। उसके पिता, हालांकि उसके बड़े होने के शुरुआती सालों में उससे दूर थे, लेकिन उसकी जिंदगी में लगातार मोटिवेशन का सोर्स थे। उसकी बहन उसके प्यार का सेंटर थी। उसकी खुशमिजाज हंसी उसकी सारी चिंताओं को दूर कर देती थी। इसलिए जब उसके रिजल्ट आए तो उसकी सुबह सोच समझकर गुजरी। जब उसकी माँ ने उसे देखा तो वह उसके चेहरे पर तनाव देख सकती थी। हे रिक, उसकी माँ ने उसे पुकारा। हाँ माँ, रिक ने उत्तर दिया। क्या आप घर के लिए कुछ किराने का सामान लाने की कृपा करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये बहुत कम है। जरूर माँ, मैं 1 घंटे में मुक्त हो जाऊंगा, रिक ने एक नीरस आवाज में उत्तर दिया। रिक ने स्नान किया क्योंकि कुछ ही मिनटों में दोपहर होने वाली थी। वह तैयार हुआ और स्थानीय मॉल की ओर जाने के लिए अपने घर से निकल गया। रास्ते में उसकी बाइक खराब हो गई और अब वह उसे धक्का देकर घूम रहा है। रिक सिग्नल पर इंतजार कर रहा था जब उसने एक महिला को बच्चों की गाड़ी के साथ देखा, जिसे वह सड़क पार करने के दूसरी ओर पकड़े हुए थी। उसकी ओर देखते हुए और उसकी सुंदरता को निहारते हुए उसे एहसास नहीं हुआ कि अब सिग्नल हरा हो गया है। जब वह सड़क पार करने के लिए तैयार हो रहा था, वह उनकी तरफ दौड़ा। पूरी जिंदगी रिक कोई हीरो नहीं था। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे अचानक उसकी मदद करने का आइडिया कैसे आया। आप पूछ रहे हैं नतीजा? खैर, रिक अब सड़क पर खून से लथपथ पड़ा है। शायद उसी का यह बहुत निराशाजनक अंत है। जब उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो उसे बच्चे की मां का चेहरा दिखाई दिया। इस समय उसका चेहरा किसी परी से कम नहीं था। वह उसका मुंह हिलता हुआ देख सकता था। ओह, वह मदद के लिए चिल्ला रही होगी। सॉरी, आपको निराश करने के लिए लेडी। मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर के अंग फट रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे बच पाऊंगा। हाहा, रॉक ने सोचा। रिक की सुनने की शक्ति खत्म हो गई थी। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी एक कार रुकी और वह उसे कुछ पैदल चलने वालों की मदद से वहां ले गई। और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि इस जिंदगी में उन्हें फिर कभी ना खोलूं। खैर, कम से कम माँ बच्चे की जोड़ी तो बच गई। उसके दिमाग में आखिरी ख्याल यही था। अपने आखिरी पलों में वह अपने परिवार के लिए परेशान थे कि वे उनके जाने के बाद कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अध्याय 2 एक काल्पनिक दुनिया में। रिक के दिमाग में सबसे पहले यही बात आई कि मेरा सिर दर्द कर रहा है। अच्छा, एक पल रुको, मरने के बाद भी मुझे अब दर्द क्यों हो रहा है? रिक हैरान था। आगे बढ़ते हुए रिक को एहसास हुआ कि किसी जादुई तरीके से वह अपने शरीर के अंगों को भी धीरे धीरे महसूस कर सकता है। रिक ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे इसमें संघर्ष करना पड़ा। 15 या 20 मिनट तक कोशिश करने के बाद वह आखिरकार देख सकता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। पहली चीज जो उसने देखी वह एक साधारण छत थी। अपना सिर घुमाते हुए उसने एक छोटा सोफा और कुछ बुनियादी चीजें जैसे एक वैनिटी मिरर और कुछ दैनिक जीवन की उपयोगिता देखी। रिक अपनी मनस्थिति से भ्रमित था। मेरे साथ क्या हुआ? क्या ये पुनर्जन्म का मामला है? रिक ऐसे मामलों से पूरी तरह अनजान नहीं था, लेकिन उसने न तो फिल्मों में और न ही कुछ पूर्वी काल्पनिक उपन्यासों में देखा था। रिक उन सभी नई संभावनाओं को लेकर थोड़ा उत्साहित था। अपने बचपन के जीवन से अधिक अनुभव प्राप्त करने के बाद वह किसी तरह इसे प्रबंधित करने का प्रयास करेगा। जब उसे यह पता चला तो उसके सिरदर्द में अचानक वृद्धि हुई, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि उसके दिमाग में कुछ बिल्कुल नई यादें भर रही हैं। वह एक नए परिवार का हिस्सा होने को याद कर सकता है। एक पिता, एक माँ और 2 बहनें। उसे अब याद है कि कैसे शहर के मुखिया KSN ने उसे नदी के किनारे धकेल दिया था। कैसे नदी में लुढ़कते समय उसके
सिर में चोट लगी थी। उसे सब कुछ याद था और अब उसका मन क्रोध से भर गया था। इससे वह आश्चर्यचकित था क्योंकि वह किसी और के लिए गुस्सा महसूस कर रहा था। ये स्मृति विलय करने वाली चीज के कारण होना चाहिए, रिक ने फुसफुसाते हुए कहा। यादों से रिक को इस जादुई दुनिया के बारे में पता चला जिसमें वह अब रहता है। हालांकि कुल मिलाकर धुंधला था, लेकिन उसकी यादें दुनिया के बारे में स्पष्ट थीं। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। उनका जीवन उसे आदिम लगता था। लोग जीवन में अपनी सुविधाओं के लिए जादू का इस्तेमाल करते थे। कोई कार नहीं, कोई मोबाइल नहीं और कोई कंप्यूटर नहीं। रिक पृथ्वी पर जीवन के बारे में काफी अनभिज्ञ हो गया था। अब पृथ्वी पर उसके जीवन की तुलना में यहाँ के लोगों के पास किसी भी तरह का पैसा नहीं था। यहाँ के लोग सीधे तौर पर भोजन या सेवा का उपयोग किसी भी चीज के लिए वस्तु विनिमय करने के लिए करते थे जो उन्हें दूसरे पक्ष से करने की आवश्यकता होती थी। रिक को यह आदिम लगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह यहाँ के कानूनों को बदल सकता है, इसलिए उसे शायद आगे बढ़ जाना चाहिए। मुझे अपने जीवन में दूसरे मौके के लिए जो नया शरीर मिला है उसे देखने दो, ये कहकर वह उठा और कमरे में दर्पण की ओर चला गया। पहली बात जो उसके दिमाग में आई वह थी, ओह शिट। उसने जल्दी से अपनी पैंट की जांच की। जब वह अपनी मर्दानगी को पकड़ने में सक्षम हो गया तो उसने राहत की सांस ली। यह आश्चर्यजनक रूप से, रिक ने कहा। उसके आश्चर्य का कारण वह लड़का था जो हरे रंग की आइरिस और लंबे हरे बालों के साथ दर्पण में उसे घूर रहा था। वह 5 फीट का था और इतना सुंदर था कि यह सीमा रेखा वाली स्त्री लग रहा था। अगर इस चेहरे वाली लड़की पृथ्वी पर मौजूद होती, पोशाक और 30 के दशक में थी, रिक उसकी बड़ी लाल आंखों में आंसू भरते देख सकता है। रयू पर, अब क्या तुम मेरी बच्ची हो? दुर्भाग्यपूर्ण रयू की यादों से जो अब नई दुनिया में चली गई थी। रिक अब की वह उसकी नई माँ थी। इससे पहले कि रयू उसे जवाब दे पाती, उसने आगे और पूछताछ जारी रखी, क्या तुम्हें कहीं भी दर्द हो रहा है मेरे बच्चे? इसके बाद वह पूरी तरह रोने लगी। मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत डरी हुई थी। उसने ये सब कहते हुए उसके पूरे चेहरे पर चुंबन दिए। रयू जवाब देना चाहता था, लेकिन अब वह उसके विशाल तीलों के बीच दबा हुआ था, जिससे वह कुछ भी कहने में सक्षम नहीं था। सीधे 5 मिनट तक उसके रोने की आवाज़ सुनने के बाद उसने उसे दूर धकेल दिया और जवाब दिया, मैं ठीक हूँ माँ, कृपया अब रोना बंद करो। रिक, अध्याय 3, उसकी माँ का शरीर। मुझे अपना सिर दिखाओ मेरे बच्चे, उसने अपने हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। शो ने उसका सिर नीचे दबाया और उसके सिर के विभिन्न हिस्सों को छूकर और दबाकर उसके सिर पर किसी भी तरह की पुरानी चोट को ढूंढना शुरू कर दिया। रिक ने खुद को फिर से अपनी माँ की गोद में पाया। इस बार वह उसकी खुशबू सूंघ सकता है, उसके इतने करीब होने के कारण वह अपने छोटे भाई को उठते हुए महसूस कर सकता है। क्या इस पुनर्जन्म की बात अतिरिक्त कामेच्छा के साथ आती है? उसने सोचा, अरे माँ, आप देखना बंद कर सकती हैं, मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे सिर की चोट पूरी तरह से ठीक हो गई है। चुप रहो, रयू ने मम्मी को खुद इसकी पुष्टि करने दो। रिक समझ सकता है कि यह एक अति संरक्षणात्मक प्रकार की माँ थी, इसलिए उसने चुपचाप वहां रहने का फैसला किया, कहीं वह खुद उजागर न हो जाए। उसे अभी भी रयू की पूरी याद नहीं मिली थी, इसलिए वह रयू की अपने परिवार के साथ साथ शहर के लोगों के साथ बातचीत के बारे में अंधेरे में था। जब वह ये सोच रहा था तो उसका छोटा भाई वहां नीचे पर्याप्त हो गया और अब खड़े होने के लिए तैयार था। जितना अधिक उसने अपनी मां के वक्रों को अनदेखा करने की कोशिश की, उतना ही उसका निर्माण कड़ा होता गया। वह विशाल स्तनों और बड़े और ठोस नितंब वाली एक खूबसूरत महिला थी और उसके ऊपर से उसने ठीक से कपड़े नहीं पहने थे, जिससे उसके वक्ष का एक बड़ा हिस्सा और उसकी घाटी उजागर हो रही थी। उसके चंगुल फ्लिक ने सीधे उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम्हें कुछ मिला? उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ अमेलिया ने उसकी आंखों में देखा और उससे गंभीरता से पूछा, मुझे विस्तार से बताओ कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। मुझे उन लड़कों की बातों पर विश्वास नहीं है कि तुम उनके साथ खेलते समय गिर गए थे। तो यह वो कहानी है जो उन्होंने बनाई थी, रिक ने सोचा। रिक के एक पक्ष ने सोचा कि उसे अपनी मां को बताना चाहिए कि कैसे उन्होंने उसे दुर्भावनापूर्वक उसकी संभावित मौत की ओर धकेल दिया, लेकिन दूसरी ओर रिक अपने माता पिता को कुछ बच्चों की शरारतों के कारण पैदा हुई गड़बड़ी
मैं शामिल नहीं करना चाहता था। वह बड़ा हो गया था और वह अपने मामलों को खुद ही सुलझा लेगा, इसलिए उसने उसे वही कहानी सुनाई जो शहर के लड़कों ने सुनाई थी। माँ, मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए इस मामले को छोड़ दो, मैं ठीक हूँ और आपके सामने हूँ, है ना? अमेलिया ने अपने बेटे की आंखों में देखा। उसने महसूस किया कि वह उसे ये शहर के मुखिया के लिए मामला है, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि अब से आप अपना अतिरिक्त ध्यान रखेंगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ माँ, रिक ने वादा किया। इसके बाद उसकी माँ ने आधे घंटे तक उससे कुछ बातचीत की। उससे उसे पता चला कि वह लगातार 4 दिनों से बेहोश था और जो भी उससे मिलने आया उसने उसे बताया कि उसके पिता और बहन कितने चिंतित थे। रयू ये जानकर खुश था कि भले ही वह पृथ्वी पर अपने परिवार से अलग हो गया था, लेकिन उसे इस जीवन में एक देखभाल करने वाला परिवार मिला। फू ये सब सोचते हुए वह अपने बोना से छुटकारा पाने में सक्षम था। फू अचानक उसने अपनी माँ को ये कहते हुए सुना, रयू तुम्हें कुछ खाने की ज़रूरत है, तुम्हें भूख लगी होगी, नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ और फिर तुम्हें ठीक से नहलाना होगा। ठीक है माँ, तुम पहले जाओ और मैं तुम्हारे ठीक पीछे आऊँगा, रिक ने उत्तर दिया। ये सुनकर उसकी माँ उठी और फिर उसके माथे पर एक चुंबन देने के लिए नीचे झुकी। फिर शो कमरे से बाहर जाने लगा। रिक ने अपनी माँ की उदार पीठ को अच्छी तरह देखा। वह सोच उन्हें चारों ओर थप्पड़ मारो। रिक डर गया था कि उसके विचार कहाँ जा रहे हैं, इस पुनर्जन्म में ही कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, और फिलहाल उसने उन विचारों को एक तरफ कर दिया। चैप्टर 4, माँ के साथ नहाना। जब रिक किचन में आया तो उसने देखा कि उसकी माँ एप्रन पहनकर कुछ बर्तन धो रही है। उसका मन तेजी से सोचने लगा कि वह सिर्फ उस एप्रन में और बिना किसी और कपड़े के कैसी दिखेगी। उसके लंबे लाल बालों में आग जैसी चमक थी। रिक खुद को अपने हाथों से उन्हें छूने और महसूस करने से रोक नहीं पा रहा था। वे बहुत लंबे थे, जो उसके बद से होते हुए उसकी जांघों पर खत्म हो रहे थे। तुम्हें क्या हुआ रयू? सब ठीक है? तुम खोई हुई लग रही हो, अमेला ने पलट कर पूछा। उसके प्रश्न से रिक अपनी श्रद्धा से बाहर आ गया। उसने जल्दी से उसके बाल छोड़ दिए और कहा, माँ, आपके बाल कितने अच्छे हैं। इससे अमेलिया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, ओह शुक्रिया रयू, तुम बहुत प्यारे लड़के हो। और इसके साथ ही रिक के गाल पर एक चुंबन मिला। वह कितना चाहता था कि यह चुंबन उसके मुंह पर हो सकता यदि उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया होता। अमेलिया ने खाने की प्लेटें फर्श पर रख दी और बैठ गई। रिक 1 मिनट के लिए हैरान हुआ और फिर महसूस किया कि इस दुनिया में खाने की कोई अवधारणा नहीं है और शायद कोई कुर्सियां भी नहीं थीं। क्या तुम रयू को नहीं खाओगे? उसने अपनी माँ को कहते सुना। हाँ माँ, इससे उसने संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार खाने के लिए ज़मीन पर बैठ उसने अपने हाथों से प्लेट ली और खाना शुरू कर दिया। कहीं ऐसा न हो कि वह फिर से रोने लगे। ये बहुत स्वादिष्ट है माँ, उसने एक मीठे फल जैसे लगने वाले फल को चबाते हुए कहा। हाँ खाओ, तुम्हारे पिता को बहुत काम करना पड़ता था, ये तुरा फल ले आओ। तुम्हें अपने दैनिक जीवन में वापस आने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। फ्लिक अपने पिता को याद करता है। वह एक मेहनती आदमी थे, वे एक मध्यमवर्गीय परिवार थे, अगर यहाँ ऐसा कुछ मौजूद था। उनके पिता को पानी के प्रति आत्मीयता का कुछ बुनियादी जादुई ज्ञान था, जिसका उपयोग उन्होंने सामुदायिक खेत में काम करने के लिए किया और फलों के पेड़ उगाने में मदद की। सामुदायिक खेत में फलों के पेड़ों ने कोरुआ शहर की पूरी आबादी को खिलाने में मदद की। यह आश्चर्यजनक है कि ये लोग एक ही खाद्य स्रोत पर कैसे जीवित रहे, जो कि फल है। हालांकि विभिन्न प्रकार के फल थे, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ भी नहीं खाया सिवाय फलों के साथ कुछ प्रकार के दूध के रस्सी से पानी लाने के लिए एक बर्तन जुड़ा हुआ था, जबकि अन्य बर्तन बाल्टी के रूप में काम करते थे। खैर, ये नदी पर नहाने से बेहतर है, मुझे लगता है, उन्होंने कहा। उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस की उन्होंने कम से कम दरवाजे के लिए एक कुंडी लगाने का काम नहीं किया। ये सोचकर कि वह वैसे भी अपनी माँ के साथ अकेला था, उसने इसे बंद कर दिया। वह अपने कपड़े उतारकर पहली बार अपने नए शरीर में नग्न देखा। उसने अपने लिंग को पकड़ लिया और विभिन्न कोणों से इसकी जांच की। यह नया उसके पिछले वाले से काफ़ी बड़ा था। शिथिल होने पर यह अच्छी मोटाई के साथ लगभग 7 इंच का था। उसने इसे कुछ बार सहलाया, बस ये देखने के लिए कि उसकी मर्दांगी अंतिम लंबाई तक क्या पहुंच सकती है। उसके अनुमान से यह पूरी तरह से खड़े
होने पर 9-10 के आसपास था जब वह अपनी मर्दानगी का विश्लेषण कर रहा था। उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी और वहां उसने जो देखा उससे खून सीधे उसके लिंग में चला गया। उसकी माँ अपनी कमर पर एक तौलिया के साथ वहां थी, जबकि उसकी छाती उसकी दृष्टि के पूर्ण रूप से दिखाई दे रही थी। रिक कुछ भी कहने में सक्षम नहीं था। कुछ समय पहले जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो उसने अपनी मर्दानगी छिपाने की कोशिश की और अपनी माँ से पूछा, अरे माँ, क्या आपको कुछ चाहिए? जितना हो सके सीधे चेहरे से, नहीं मूर्ख, मैं आपको धोने के लिए यहाँ हूँ। क्या आपको अच्छा नहीं लगा कि कोई आपको धोए? रेडहेड से जवाब आया। वह उसकी ओर चली और उसके खरबूजे हिल गए। रिक ने महसूस किया कि अगर इस दुनिया में कोई भी सक्कुबस प्रजाति है तो वह काफ़ी हद तक उसके जैसी होनी चाहिए। रियू काफ़ी दुविधा में था। वह उसे धोने से रोक नहीं सकता था। उसे डर था कि अगर उसने कुछ परिवर्तनशील व्यवहार दिखाया तो वह संदिग्ध हो सकती है, लेकिन अगर वह उसे धोने की अनुमति देता है तो उसके बड़े पैमाने पर निर्माण के साथ क्या करना है जो अब उसे हो रहा है। इस सब के दौरान अमेलिया ने कुएं से पानी लिया और बाल्टी भरी। उसने उसे नीचे उतरने और उसके सामने बैठने के लिए कहा। रिक ने उसकी बात मानी और उसने उसकी पीठ पर पानी डालना शुरू कर दिया। फिक इस स्थिति से बाहर निकलने के तरीकों के बारे में सोच रहा था, बेखबर होकर उसके वक्ष को छूने की कोशिश की। फिर एक आवाज़ आई जिसने उसकी विचार प्रक्रिया को तोड़ दिया, उठो रियू, मुझे भी अपना सामने का हिस्सा धोने दो। किसी भी विकल्प के अभाव में उसके पास अपनी माँ के सामने अपना सामने का हिस्सा उजागर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह हर समय ये सोचता रहा कि कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे वह उसे इसमें घसीटे बिना स्थिति को खुद समझा सके। लेकिन कुछ समय बीत गया, लेकिन आश्चर्य या घृणा की आवाज़ या उस मामले के लिए कोई भावना नहीं आई। रिक ने नीचे देखा और पाया कि उसकी माँ उसकी जांघों के किनारे अच्छी तरह से साफ कर रही थी। फिर वह उसके लिंग को धोने लगी। उसने चमड़ी को खींचा और बलबनुमा सिर को उजागर किया और फिर पानी डाला और चमड़ी के नीचे धोया। फिर उसने उसके अंडकोश पर ध्यान केंद्रित किया और ऐसा लगा जैसे वह उन्हें मालिश कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भी यौन नहीं था। उसके लिए ये किसी अन्य काम की तरह लग रहा था। वह उस मामले के लिए बर्तन या कपड़े धो सकती थी। यह अमेलिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन रिक के लिए स्थिति किसी भी समय नियंत्रण से बाहर हो सकती। घृणित चीजें अपने उत्तेजना को रोकने के लिए चारों ओर हटो आवाज आई और वह घूमकर कुछ समय के लिए अपनी माँ के चेहरे से अपना लिंग दूर करने में खुश था। फिर उसने उसे आगे झुकने के लिए कहा। उसने सोचा कि वह शायद चाहती हो कि वह अपना गधा बंद कर दे। रिक आगे जो हुआ उसके लिए तैयार नहीं था। उसने अपने गुदा में एक उंगली महसूस की और महसूस किया कि उसकी माँ ने इस सफाई के व्यवसाय को बहुत गंभीरता से लिया है। वह इस बिंदु पर विरोध करने में मदद नहीं कर सकता है। माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे लगता है कि मैं इन हिस्सों को खुद संभाल सकता हूँ, उसने भारी शर्माते हुए कहा। ओह मेरा प्यारा लड़का, जब भी मैं तुम्हें यहाँ साफ करने की कोशिश करता हूँ तो तुम हमेशा शर्म महसूस करते हो। जब तक आप अपने माता पिता के साथ नहीं रहते हैं, आप हमारे बच्चे ही रहेंगे, इसलिए इसे संभालने की कोशिश करो। ये जल्द ही खत्म हो जाएगा, अमेलिया ने कहा। रिक के पास इस कठोर स्थिति को सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार 5 मिनट तक उसकी गांड को छूने के बाद वह रुकी और उसके पैर धोए और अपना तौलिया हटा दिया और उसे देते हुए कहा, यहाँ रियू, तुम खुद को सुखा सकते हो। रिक केवल अपनी माँ की खूबसूरत गुलाबी भर्ता को एक पल के लिए एक अव्यवस्थित लाल झाड़ी में छिपा हुआ देख सकता है। उसने अनिच्छा से अमेलिया के बच्चे के छेद से अपनी दृष्टि हटा ली और तौलिया ले लिया और खुद को बाथरूम के बाहर सूखते हुए पाया। अध्याय 5। अपनी माँ के कपड़े पहनकर हस्तमैथुन करना। आज सुबह जो भी हुआ रिक के लिए बहुत ज्यादा था। उसे किसी तरह हस्तमैथुन करना था, वरना वह पागल हो जाएगा। वह हताश होकर कुछ ऐसी चीज ढूंढने लगा जो उसकी वासना को शांत करने में उसकी मदद कर सके, और वहां एक तरफ कोने में उसे काले कपड़े मिले जो उसकी माँ ने नहाने से पहले पहने थे। उसने उन्हें अपने हाथ में लिया और कपड़ों से अपने लिंग को सहलाना शुरू कर दिया। उसके स्ट्रोक लंबे और कठिन होने लगे, जबकि उसका दिमाग कुछ कल्पनाओं को बनाने लगा। उसने कल्पना करना शुरू कर दिया कि उसकी माँ उसे स्ट्रिपटीज दे रही है। उसने कल्पना की कि वह उन विशाल स्तनों
को पकड़ रहा है, उन्हें चूस रहा है, उन्हें काट रहा है और इस दौरान उसकी माँ कराह रही है। उसने कल्पना की कि वह अपनी माँ के लंबे लाल बालों को लगाम की तरह पकड़े हुए डॉगी स्टाइल में उसकी सवारी कर रहा है। वह अपने लिंग को उसकी तंग योनि में डाल रहा है, जबकि वह उसका नाम चिल्ला रही है। और बस उसे एहसास हुआ कि वह बड़ी परेशानी में था, क्योंकि उसने उसके सारे कपड़ों पर वीर्य गिरा दिया था। वह अपनी माँ को ये कैसे समझाएगा? किसी तरह उसे यह एहसास हो रहा था कि भले ही वह उससे कहे कि उसने उसके सारे कपड़ों पर वीर्य गिरा दिया है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन उसके दिमाग का समझदार हिस्सा उसे पकड़ रहा था। किसी तरह उसने अपनी माँ के कपड़ों में वीर्यपात के अपमान से बचने की योजना के बारे में सोचा। अमेलिया खुद को धो रही थी, वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका बच्चा बड़ा हो गया है और अपने दम पर फैसले लेने लगा है। वह अपने बेटे के बारे में खुश महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि उसका बच्चा वयस्क हो रहा है, क्योंकि उसे उसकी मर्दानगी को महसूस करने का पहला अनुभव मिला। अमेलिया मदद नहीं कर सकती, लेकिन कोरुआ शहर में दूसरों की मर्दानगी से इसकी तुलना कर अमेलिया ने अपने दम पर कई रोमांच का अनुभव किया है। उसे सर्दियों के दौरान अपने परिवार के लिए आपूर्ति सुरक्षित करने के बदले में कई बार यौन सेवाएं देने के लिए कहा गया था, इसलिए वह एक अनुभवी महिला थी। लेकिन फिर उसे यकीन नहीं था विनिमय। इसका मतलब है कि यदि खरीदार विक्रेता विनिमय के किसी मामले पर सहमत होते हैं तो केवल व्यापार हो सकता है। अमेला का जादू से बहुत कम लगाव है। वह जो नियंत्रित कर सकती थी वह पृथ्वी का जादू था, इसलिए अपने जादू से उसने काम किया और पानी या दूध के साथ साथ अन्य वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए उत्तरी बर्तन बनाए। हालांकि वह एक मेहनती कार्यकर्ता थी, लेकिन उसका पेशा ऐसा नहीं था जिसके लिए लोग अधिक कीमत चुकाएंगे, इसलिए कभी कभी उसे अपने अतिरिक्त कौशल का उपयोग करना पड़ता था, जो कि कुछ उच्च स्तर के व्यक्तियों को अपने परिवार के लिए कुछ फल जीतने के लिए आवश्यक हो सकता था। माँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? एक आवाज़ आई जिसने अमेलिया की विचार प्रक्रिया को तोड़ दिया। वह अपने बच्चे को कमर के चारों ओर तौलिया के साथ और हाथ में कुछ कपड़े पकड़े हुए देख सकती है। हाँ प्रिय, क्या हुआ? उसने पूछा। माँ, आज मुझे कपड़े धोने दो ताकि मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकूं, रिक ने उत्तर दिया। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है रियू, उन्हें कोने में रख दो, मैं नहाने के बाद उन्हें धो लूंगा। उसने अपने सिर पर और पानी डालते हुए और अपने बालों को धोते हुए कहा। हालांकि उसकी माँ अभी भी अपने जन्मदिन के सूट में थी, लेकिन अभी के लिए हस्तमैथुन के सौजन्य से वह अब उसके सामने इतना असहज नहीं था। नहीं माँ, आपने आज पर्याप्त काम किया है, मुझे ये करने दो और कुछ व्यायाम भी लंबे आराम के बाद मेरे शरीर को संभालने में मदद कर सकता है। अपने बेटे के तर्क को सुनकर अमेलिया उसके शब्दों का खंडन करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए वह सहमत हो गई। ठीक है रियू, आज के लिए आप कपड़े धो सकते हैं, लेकिन आपको जल्दी ठीक होने पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि आप अगले सप्ताह अपने बड़े दिन के लिए तैयार रहें। जरूर माँ, रिक ने उत्तर दिया और अपनी पीठ से अपनी माँ के दृश्य को अवरुद्ध करते हुए कपड़े धोना शुरू कर दिया। कुछ बड़ों का इस बार वह कुछ 15 व्यक्तियों की संगति में था, जो सभी वयस्क हो चुके हैं, और उनका मूल्यांकन किया जाएगा कि क्या उनके पास कोई जादुई प्रतिभा है। ये परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जादू तक पहुंच होने से इस समाज में अमीर और गरीब के बीच विभाजन पैदा होता है। जागृत जादू किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये तात्विक हो सकता है या ये कुछ विशिष्ट जादू हो सकता है। तात्विक जादू अपने आप में काफ़ी कमजोर है, लेकिन कुछ व्यक्ति कुछ बहुत मजबूत तात्विक शक्तियों को भी जागृत करते हैं, लेकिन शक्तिशाली तात्विक जादू उपयोगकर्ता दुर्लभतम थे। कोरुआ में केवल प्रमुख सबसे शक्तिशाली तात्विक जादू उपयोगकर्ता था। वह बाद में उस बारे में चिंता करेगा। उसके पास जादुई जागृति पर अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए अभी भी 1 सप्ताह है। फिलहाल वह अपनी माँ की ब्रा पर जोरों से काम कर रहा था। उसने तब तक अपने कपड़े धोए जब तक कि वह सक्षम नहीं हो गया। उसने अपने कपड़ों से सारा वीर्य नहीं निकाल लिया, उन्हें वहीं छोड़ दें। केवल रियू ने उन्हें धूप में रख दिया। अमेलिया ने कहा, ठीक है माँ, मैं जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूँगी। अब जब वह पहले ही नहा चुका है तो उसे अपनी माँ से सामना करने और खुद को उजागर होने के खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वह इस दुनिया के बारे में अधिक जानने के लिए अधिक निरीक्षण करने की कोशिश करेगा। रिक आराम से अपने बिस्तर पर सो रहा था और अब से उसे
क्या करना चाहिए, इससे संबंधित विचार उसके मन में आ रहे थे। ऐसा लगता है कि उसकी छोटी बहन अभी अपनी दादी के साथ थी, क्योंकि वह छोटी लड़की को अपने भाई के बारे में इतनी चिंता करते नहीं देख सकती थी, और उसके पिता इस समय खेतों में काम कर रहे थे। उसकी एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी है और अब वह अपने पति के साथ कोरवा में एक अलग स्थान पर रहती, लेकिन इस प्रस्ताव पर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि शायद ही वह पृथ्वी पर अपने मूल घर लौट पाएगा। इन बातों के बारे में सोचकर वह मानसिक रूप से थक गया और उसने एक झपकी ले ली। जब उसकी आंखें खुली तो उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी। वह उठा और उसका पीछा करने का फैसला किया। अध्याय 6। एक कामकाजी माँ। आवाज का पीछा करते हुए वह अपने घर से बाहर आ गया। सामने से घर एक ही परिवार के लिए छोटी सी झोपड़ी जैसा लग रहा था। घर चारों तरफ से बगीचों से घिरा था, जिसमें अलग अलग तरह की वनस्पतियां थीं। आवाज एक तरफ गोदाम से आ रही थी। अंदर देखने पर उसने पाया कि उसकी माँ जमीन पर एक पहिया घुमा रही थी और साथ ही अपने हाथों से धरती को आकार देने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ पीले रंग से चमक रहे थे। रिक ने देखा कि वह अपने जादू का इस्तेमाल करके मिट्टी को अपनी पसंद के आकार में ढाल रही थी। उस समय वह शायद पानी रखने के लिए एक बर्तन बना रही थी। वह साफ तौर पर बहुत कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके माथे और भौहों पर पसीना देखा जा सकता था। उसके क्लीवेज से पसीना बहकर नीचे आ गया था और उसके काले ब्लाउज को गीला कर दिया था। रिक साफ तौर पर उसके खड़े निप्पल को ब्लाउज से बाहर झांकते हुए देख सकता था। इससे उसके लिंग में खून दौड़ गया और कुछ ही मिनटों में उसका लिंग सीधा खड़ा हो गया और स्वर्ग की ओर इशारा कर रहा था। ये भाग्यशाली था कि उसकी माँ ने उसे अभी तक नहीं देखा था, इसलिए उसने अपने लिंग को थोड़ा आरामदायक बना लिया। रिक ने देखा कि सुबह से ही जब वह इस शरीर में स्थानांतरित होने के बाद उसकी कामेच्छा अस्वाभाविक स्तर तक बढ़ गई है और उसे लगता है कि वह हमेशा घर जैसा है। साथ ही कभी कभी वह अपने सिर के अंदर एक आवाज़ सुन सकता है जो उसे वह काम करने के लिए कह रही है जो वह स्पष्ट दिमाग से नहीं कर सकता। रियू, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसकी माँ ने उसके विचारों को तोड़ते हुए पूछा। उसने जल्दी से जांच की कि वह अब शिथिल हो गया है। राहत की सांस लेते हुए उसने उत्तर दिया, नहीं माँ, मैं तो बस आपको काम करते हुए देखने आया था। मैं देखना चाहता था कि आप काम के लिए अपने जादू का उपयोग कैसे करती हैं। शायद इससे मुझे मेरे जागृति दिवस के लिए कुछ सुझाव मिल सकें। अमेलिया ये देखकर खुश थी कि उसके बेटे ने उसकी सलाह ली और अपने लक्ष्य की ओर लगन से काम कर रहा था। उसने अपना काम रोक दिया और कहा, मेरा छोटा बच्चा, यहाँ आओ और माँ को गले लगाओ। ये बहुत अच्छा है कि तुम चोट से वापस आ गए। रिक ने पास में रखा तौलिया लिया और कहा, पहले मैं आपको सुखा देता हूँ माँ, बस ये देखने की कोशिश करने के लिए कि वह उसकी नग्नता को किस हद तक धकेल सकता है, क्योंकि अब तक उसने इस नग्नता को यौन रूप से नहीं लिया है, यहाँ तक कि उसने सीधे चेहरे से उसके टेढ़े लिंग को भी धोया था। हो उसके विचारों का विरोध करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसके मुंह का अपना दिमाग। अरे माँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है अगर मैं तुम्हारा ब्लाउज उतार दूं और फिर तुम्हें सुखा दूं? जिस पर अमेलिया ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं पागल, मुझे ऐसी बात से क्या ऐतराज होगा, लो आगे बढ़ो। अमेलिया ने जवाब दिया। इसी बीच वह मुड़ी और रिक को उसकी पीठ पर ब्लाउज के हुक मिले। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसने हुक खोले और उन खरबूजों को उनके बंधन से मुक्त कर दिया। जब अमेलिया उसका सामना करने के लिए बढ़ी तो वह उन्हें हिलते हुए देख सकता था। उसने एक को पकड़ लिया और उसके स्तन सुखाने के लिए तौलिया रगड़ना शुरू कर दिया। इस बिंदु पर उसका लिंग फिर से अमेलिया के चेहरे की तरफ सीधा था। उसने उसके दूसरे स्तन के साथ भी ऐसा ही किया। उसका मन कुछ इच्छाओं के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। उसने उसके निप्पल को चुटकी में पकड़ लिया और स्तन को ऊपर की तरफ खींच लिया ताकि अमेलिया के अंदर बूब सूख सके। हमन, अमेलिया मदद नहीं कर सकती लेकिन करा सकती है। रिक समझ नहीं सकता क्यों, लेकिन उसकी कराह ने उसे संतुष्टि की भावना दी। रुको रियू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। स्तन ऊपर करें और फिर आप उन्हें सुखा सकते हैं। प्लिक मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके मन में मुस्कुराहट है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं जो मैं महसूस कर रहा था जब आपने मेरी गांड में अपनी उंगलियां डाली हो। सुखाने का काम हो गया। रिक ने अमेलिया को कसकर गले लगाया। अमेलिया ने देखा कि उसकी सोरी का पुरुषत्व उसके
पेट पर जोर से चुभ रहा था। वह जानती थी कि उसका लड़का वयस्क हो गया है और इस तरह की प्रतिक्रियाएं उसकी उम्र के युवाओं में बहुत आम हो जाती हैं। रिक ने पसीने की गंध के साथ अपनी मां की गंध को गहराई से सूंघा, लेकिन इससे उसके लिंग पर कोई असर नहीं पड़ा जो उसकी नाभि में चुभ रहा था। रिक ने अनलिया से पूछा, अरे माँ, जब आप यहाँ काम करती हैं तो आप अपनी छाती नंगी क्यों नहीं रखती? अमेलिया ने कहा, यह एक अच्छा सुझाव है रेयू, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा ब्लाउज मुझे बहुत सारा पसीना सोखने में मदद करता है, तो आप देखते हैं इसे पहनना वास्तव में कुछ न पहनने से बेहतर है। ओह, वह थोड़ा निराश था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह डटा रहा तो उसे अपना मौका मिलेगा। ठीक है रियू, तुम्हारे पिता घर लौटते ही होंगे। चलो यहाँ का काम खत्म कर लो ताकि मैं हम सबके लिए रात का खाना तैयार कर सकूं। अमेलिया ने कहा, जरूर माँ। इसके बाद रिक ने कुछ विविध कामों में अमेला की मदद की और फिर वे अपने पिता का स्वागत करने के लिए घर लौट आए। अध्याय 7। पिता। रिक और अमेलिया रसोई में थे। वे रात के खाने के लिए फल और कुछ फलों से बनी खाद्य सामग्री तैयार कर रहे थे। भोजन को देखकर रिक चिंतित था कि सिर्फ फलों के आहार के आधार पर वह इस दुनिया में कैसे जीवित रहेगा। फलों के अलावा एकमात्र अन्य चीज दूध आधारित उत्पाद थे। रिक आंशिक रूप से फलों को काटने में काम कर रहा था और आंशिक रूप से उसकी नज़र अमेलिया के बट मुर्गियों पर टिकी हुई थी। वह वास्तव में उन्हें थप्पड़ मारना चाहता था और देखना चाहता था कि वे कैसे हिलेंगे। ये कल्पनाएं हाथ से निकल रही हैं। मुझे या तो यहाँ एक प्रेमिका ढूंढने की ज़रूरत है या इस घर में रहना मुश्किल होगा जहाँ मेरी माँ एक सक्कुबस है। रिक ने सोचा। रेयू, मुझे दूध का बर्तन लाओ। उसकी माँ ने बिना मुड़े पूछा, जरूर माँ, इसे कहाँ मिलेगा? उसने उत्तर दिया। विचलित सा उसने देखा कि अमेला का सिर घूम रहा है और उसकी लाल आंखें उस पर टिक गई हैं। फिर उसे लगा कि उसने गड़बड़ कर दी है। चूंकि दूध यहाँ के लोगों का मुख्य आहार है तो निश्चित रूप से रेयू को पता होगा कि वे अपने दूध के स्टॉक को कहाँ रखेंगे। स्थिति को बचाने की कोशिश करते हुए रिक ने उत्तर दिया, सॉरी माँ, मुझे लगता है कि मैं अभी भी कुछ सामान्य चीज़ों को याद नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप इससे चिंतित हो जाएंगी और इससे पहले कि अमेलिया कुछ सोच पाती, रिक ने जारी रखा, और मुझे भी लगता है कि मेरी अधिकांश याददाश्त ठीक है और धीरे धीरे मैं बेहतर हो रहा हूँ। रिक स्पष्ट रूप से देख सकता है कि अमेलिया उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने लगी थी, इसलिए वह आगे बढ़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। कोई बात नहीं माँ। रेयू, मैं एक बार आपकी इस बात पर विश्वास करूंगा, लेकिन दूध का रिक ने निर्णय किया कि अमेलिया से बहस न करना ही सबसे अच्छा है, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया और अपने कमरे में चला गया। रिक अपने कमरे में अपने प्रतिबिंब को देख रहा था। उसने अपने कमरे में खोजबीन करने का प्रयास किया था कि क्या कोई ऐसी पठन सामग्री है जो उसे इस दुनिया के बारे में अधिक जानने में मदद कर सकती है और उसे कुछ समय बिताने में भी मदद कर सकती है, लेकिन उसे पूरे कमरे में कागज का एक टुकड़ा नहीं मिला। वे अपना सारा ज्ञान किसी पुस्तकालय या पृथ्वी पर प्राचीन काल की तरह ही संग्रहित कर रहे होंगे, रिक ने सोचा। इसलिए उसने स्थानीय पुस्तकालय का दौरा अपनी योजनाओं में शामिल कर लिया। जब वह ये सोच रहा था तो उसने अपनी छाती पर एक जलती हुई सनसनी महसूस की। उसने अपने कपड़े हटा दिए जिसमें एक हरा रत्न चमक रहा था। ये छूने में गर्म लगा, लेकिन यह बहुत जल्दी शांत हो गया। रिक ने इस घटना के लिए इस दुनिया की जादुई प्रकृति को दोषी ठहराया। इसके अलावा रेयू ने निश्चित रूप से अपने पूरे जीवन में हरे रंग से बहुत प्यार किया होगा। हरी आंखें, हरे बाल और अब ये हरा रत्न। ये सोचकर रिक उलझन में, अगर मेरी याददाश्त मुझे सबसे अच्छी तरह से काम कर रही है तो मेरी सबसे बड़ी बहन के बाल माँ के लाल बालों जैसे हैं और मेरी छोटी बहन के बाल पिता के काले बाल जैसे हैं। फिर हम मेरे हरे बालों को कैसे समझा सकते हैं? और रेयू की याददाश्त से मैं कह सकता हूं कि कोरुआ में हरे बालों वाला एक भी लड़का नहीं था। रिक ने सोचा, यह निश्चित रूप से संदेहास्पद है, लेकिन मैं इस बारे में किसी से नहीं पूछ सकता। कम से कम मैं इस दुनिया से खुद को परिचित नहीं करा सकता। उसके विचार जारी रहे। काफी समय बीत चुका होगा जब रिक ने मुख्य द्वार पर दस्तक सुनी। उसने अनुमान लगाया कि यह उसके पिता होंगे, इसलिए वह नीचे उतरा और दरवाजा खोला। घर में केवल मुख्य द्वार पर एक कुंडी लगी है
बाकी सभी दरवाजे नाम के लिए ही हैं, उसे लगा। वैसे भी उसने दरवाजा खोला और देखा कि एक 30 वर्षीय व्यक्ति सीधा खड़ा है। कुछ मिनटों तक वे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अचानक काले टैंक टॉप वाले आदमी ने उसे गले लगा लिया। मुझे पता था तुम ठीक हो जाओगे रयू, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। आपको कुछ नहीं होगा, कड़ी मेहनत करें और आप जो भी करने की योजना बना रहे हैं उसमें सफल होंगे। क्या आप उस युवक को समझते हैं? जेफ ने रिक की पीठ पर एक दोस्ताना थप्पड़ मारते हुए उसे डांटा। हाँ पिताजी, मैं समझ सकता हूं। अब आप आ जाने की योजना बना रहे हैं या नहीं? रिक ने उससे नाराज होने का नाटक करते हुए प्रतिवाद किया। तो मीरा माँ के घर से घर कब लौटने की योजना बना रही है? जेफ ने अमेलिया से पूछा, जबकि वे फलों की एक प्लेट और दूध का एक छोटा गिलास लेकर फर्श पर बैठे थे। शायद माँ उसे 2 दिनों के भीतर छोड़ देंगी, अमेलिया ने उत्तर दिया, और आशा है कि रूबी भी ठीक होगी। रयू के साथ हुई इस घटना ने मुझे अपने बच्चों के बारे में थोड़ा चिंतित कर दिया है। जेफ ने कहा। हाँ मैं समझ सकता हूँ। वह अगले हफ्ते हमसे मिलने की कोशिश कर सकती है, भले ही वह गर्भावस्था के उन्नत चरण में हो। आप जानते हैं कि वह रयू को कितना प्यार करती है, अमेला ने उत्तर दिया। मैं खेतों में जाते समय उससे संपर्क करने की कोशिश करूंगी क्योंकि वह चिंतित होगी, जेफ ने सुझाव दिया। चैप्टर 8 माता पिता को कुछ समय अकेले मिलता है। रयू, आपको खुद को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बस बहुत आराम करें और बेहतर होने पर ध्यान केंद्रित करें, अमेला ने कहा। जबकि रिक और अमेला दोनों को बर्तन धोते हुए देखा जा सकता है। हाँ रयू, अपनी माँ की बात सुनो, मुझे लगता है कि वह सही हैं। आपको जितना हो सके उतना आराम की आवश्यकता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे किसी भी हालत में नींद नहीं आ रही है। अमेलिया मुस्कुराए और उसे उसकी मदद करने दी। रिक देख सकता है कि उसके पिता कुछ पढ़ रहे थे जो एक फ्लायर जैसी चीज लग रही थी। रिक के पत्र से पता चला कि यह शहर के लोगों के लिए एक समाचार पत्र था। एक बार जब वे बर्तन धो चुके थे, उसने अमेलिया से कहा, अरे माँ, मैं बगीचे में टहल कर आता हूँ। मैं 1 घंटे में सोने जाऊंगा। ठीक है रेयू, लेकिन इस समय शहर में घूमना मत क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। अमेला ने थोड़ा चिंतित होकर कहा। समझ गया माँ, उसने कहा, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ। अपनी चिंताओं को दफन किया और घर से बाहर निकलकर ठंडी घास पर चलना शुरू कर दिया। कुछ देर चलने के बाद रिक जमीन पर लेट गया और तारों से भरे आसमान को देख रहा था। हालांकि इस दुनिया में पृथ्वी की सभी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वह दोनों दुनियाओं के बीच सौंदर्य संबंधी अंतर को स्पष्ट रूप से देख सकता था। एक जहां मनुष्यों ने लगभग हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ी है और दूसरी जहां अभी भी पवित्रता है। घर में थोड़ा और घूमने के बाद रिक ने बिस्तर पर जाने का फैसला किया। वह घर में प्रवेश करता है और वह अपने माता पिता की कराह सुन सकता है। ये पूरी तरह से नीले रंग से बाहर नहीं था क्योंकि रिक ने उम्मीद की थी कि उसके पिता के लिए 1 से 2 दिनों से ज़्यादा अमोला का विरोध करना मुश्किल होगा, लेकिन वह उम्मीद कर रहा था कि वे आधी रात को ऐसा करेंगे जब वह अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा होगा। लेकिन ये क्या, ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वह घर से बाहर निकला तो उन्होंने शुरू कर दिया। आह आह आह। वह अपने माता पिता के कमरे में पहुंचा और वह देख सकता है कि उन्होंने दरवाज़ा पूरी तरह से बंद भी नहीं किया था, जैसे कि वे उसे कोई शो देखने के लिए आमंत्रित कर रहे हों। इस दुनिया में सेक्स के लिए यह समाज इतना खुला क्यों है? मुझे अपनी याददाश्त का कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा याद आ रहा है, इसलिए मैं इन अजीब घटनाओं को समझाने में सक्षम नहीं हूं, रिक ने सोचा। लेकिन जब उसने अपनी नई और बिल्कुल नग्न मां को देखा तो उसके विचार टूट गए। वह एक मिशनरी स्थिति में थी और अपने पैरों को पकड़े हुए थी, जबकि जेफ उसे पूरी ताकत से चोद रहा था। रिक ने उन बड़े खरबूजों को देखा जो जेफ के लिंग के उसकी योनि में प्रवेश करने की लेग के साथ हिल रहे थे। फिक ने अपने लिंग को अपने हाथ में लिया और इसे कुछ धीमी स्ट्रोक देना शुरू कर दिया। 1 मिनट से भी कम समय में उसका लिंग एक छड़ की तरह कठोर हो गया जो स्वर्ग को भेदने की कोशिश कर रहा था। उसने अमेलिया की आंखों में भूखी निगाहों को देखा जिससे वह जेफ को घूर रही थी। उसके मन में थोड़ी ईर्ष्या पैदा हुई। रिक उस योनि पर अपना दावा करना चाहता था। मैं क्या सोच रहा हूं कि वे एक कपल हैं, तो क्या ये नॉर्मल नहीं है कि पिता माँ की पुसी को अपना प्राइज मान लें? रिक ने
खुद को सांत्वना देने का प्रयास किया। इस बिंदु पर अमेलिया इतनी तेजी से कराह रही थी कि रिक को यकीन था कि पड़ोसी भी सुन पा रहे होंगे कि इस घर में क्या चल रहा है। अमेला और जेफ दोनों के शरीर पर पसीने की मोटी परत थी। रिक देख सकता है कि जेफ अमेलिया में उन पूर्ण धक्कों के साथ थक गया था। कुछ मिनटों के बाद जेफ ने अमेलिया के साथ अपने होंठ बंद कर लिए और उन्होंने अपने मुंह को एक साथ बंद कर लिया और अपनी लार का आदान प्रदान किया। रिक ने अमोला के चेहरे के किनारे लार की एक रेखा देखी, जिसका अर्थ था कि जेफ अपनी लार उसके गले के नीचे उतार रहा था। रिक का कठोरपन अभी भी हार नहीं मान रहा था। ऐसा लगा जैसे उसे आज कहीं और अपना भार निकालने की जरूरत है। उसे आज किसी भी नींद के बारे में भूल जाना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि जेफ अब थक गया था, अमेलिया उठी और जेफ को बिस्तर पर लेटा दिया, अपने लिंग को पकड़ा और उसे अपनी भक्षेप पर रगड़। आज वह बहुत जंगली थी। उसकी योनि उसकी हरकतों के साथ सिकुड़ और फैल रही थी। अगर यह चलता रहा तो वह कुछ ही मिनटों में उसे चूस चूस कर सुखा देगी। इसलिए जेफ ने उसके निप्पल को चुटकी बजाना शुरू कर दिया। अमेलिया स्वर्ग में थी। किसी तरह इस समय उसे रयू के लिंग की याद आ गई जब वह उसे साफ कर रही थी। मेरा लड़का अभी भी सेक्स के मामलों में बहुत शर्मीला है। मुझे उसे किसी तरह बता देना चाहिए कि भले ही वह मेरे साथ संभोग करना चाहता हो तो उसे बस पूछने की जरूरत है। अमेलिया ने सोचा, लेकिन मुझे उसे अपनी गति से विकसित होने देना चाहिए। कौन जानता है कि अगर मैंने उसे मजबूर करने की कोशिश की तो शायद वह सेक्स के विचार से ही घृणा करने लगे। हाँ, ये सबसे अच्छा होगा। अमेला के विचार जारी रहे, लेकिन जेफ के एक गहरे धक्के ने उसके चुटकी भरे निप्पलों और उसके हाथ को, जो कि उसकी भक्षेप पर बुरी तरह से रगड़ रहा था, उसे एक गहरे संभोग में मजबूर कर दिया। कमरे के बाहर रिक अपने पुरुषत्व को हिला रहा था। यदि वह अपनी मां की सुन सकता तो सोचता कि वह उसके साथ अतिरिक्त बोल्ड हो सकता था, लेकिन अफसोस, इस दुनिया की उसकी बेतरतीब यादों ने एक बहुत ही बुनियादी चीज को उससे छिपा रखा था कि यह एक फ्रोयूज दुनिया थी जहां उसकी पिछली दुनिया के कानून शून्य थे। यहां लोग बिना किसी पलक झपकाए यौन गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। जोड़े अपने बच्चों की परवरिश के लिए एक साथ रहते हैं, लेकिन इसके अलावा वे केवल एक दूसरे के लिए नहीं थे। कोई भी किसी अन्य व्यक्ति से सेक्स के लिए कुछ कीमत के बदले में पूछ सकता है, जिसका भुगतान ज्यादातर फलों और दूध में किया जाता है। दुनिया रिक अपनी मां की वीर्य से लथपथ योनि को देख रहा था और वह अपने बीज को ऊपर उठते हुए महसूस कर सकता था। उसने अपने एक हाथ से अपने लिंग को हिलाया और दूसरे हाथ से अपने लिंग के शीर्ष को ढक लिया ताकि वह अपना वीर्य फर्श पर न फैला दे। वह वही गलती नहीं दोहरा सकता जो उसने सुबह की थी। रिक उसके हाथों में आया और दरवाजे से दूर चला गया और अपने कमरे में चला गया। रिक उस रात लकड़ी की तरह सोया। रिक की जानकारी के बिना उसके पिता को शुरू से ही इस अनजान आगंतुक के बारे में पता था और वह काफी खुश थे कि वह अपने बेटे के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकता है। साथ ही अपनी परिधीय दृष्टि से जेफ ने रिक की बड़ी और मोटी मर्दानगी को देखा, जो उसके 5-5 फीट के छोटे फ्रेम पर थोड़ा। अध्याय 9, एक मिल्क लेडी। रयू, उठने का समय हो गया है, रयू ने अपनी मां को यह कहते हुए सुना। रयू उठ गया और उसने देखा कि सूरज की रोशनी उसके कमरे में भर रही है। रयू रसोई हॉल में गया और अपनी मां को नाश्ता तैयार करते देखा। वह उसके पास गया और उसे पीछे से पकड़ लिया। इस बार कुछ भी यौन नहीं था, वह सिर्फ एक आलिंगन चाहता था, क्योंकि उसके जीवन में हाल ही में कई उतार चढ़ाव आए थे। एक ही दिन में एक महिला और उसके बच्चे को एक जानलेवा दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए उसकी मृत्यु हो गई और कोरुआ शहर के एक निवासी के नए शरीर में पुनर्जन्म हुआ, जिसने खुद एक कठिन मौत का सामना किया था। अमेलिया को किसी तरह पता चला कि रयू क्या चाहता है और उसने मुड़कर उसे वापस गले लगा लिया और उसका सिर अपनी छाती में रख लिया। रिक ने महसूस किया कि उसकी मां के स्तन उसके चेहरे पर। रिक ने पूछा, हाँ रयू, उसे रूबी को यह खबर देनी थी कि तुम अब ठीक हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अनावश्यक रूप से चिंतित हो जाए। अमेलिया ने जवाब दिया। उनके पल को दरवाजे पर दस्तक से तोड़ा। दूध वाली ही होगी, अमेलिया ने कहा। उसने एक छोटा बर्तन निकाला और रिक को देते हुए कहा, रियू, क्या तुम कृपया उससे दूध ले सकते हो? रिक ने रियू की याद में इस दूधवाली के बारे में कुछ खोजने की कोशिश की, लेकिन
उससे संबंधित कुछ भी खोजने में असफल रहा, इसलिए उसने फैसला किया कि वह उनकी बातचीत को सीमित करने की कोशिश करेगा। छोटे मिट्टी के बर्तन को लेते हुए रिक ने अपने घर का दरवाजा खोला तो पाया कि काले रंग की एक बहुत ही परिपक्व महिला अपने हाथ में एक समान बर्तन लिए हुए थी। उसके कुछ बैंग्स उसके चेहरे पर थे जबकि बाकी एक पोनीटेल में बंधे थे। लेकिन जिस चीज ने रिक का ध्यान खींचा वह रिक कल्पना कर रहा था कि वह उन जगहों को पकड़े हुए है और उनमें से दूध चूस रहा है। वह हाल के महीनों में मां बनी होगी और उनमें दूध होना चाहिए। रिक ने दूधवाली के स्तन के आकार को तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया। रिक ने महसूस किया कि वह काफी समय से उसके स्तन का आकार देखते हुए उसे देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक बड़ी मुस्कान थी। ओह रियू, ऐसा लगता है कि तुम अपनी चोट से ठीक हो गए हो। ये कहते हुए उसने रिक को गले लगा लिया। रिक पहले से ही स्वर्ग में था। वह विश्वास नहीं कर सकता कि दूध के जग कितने नर्म थे। अरे, इस शहर में हर कोई गले लगाना क्यों पसंद करता है? रिक ने सोचा। ऐसा नहीं है कि वह स्वर्गीय भावना के बारे में शिकायत कर रहा था, लेकिन उसके पास देखभाल करने के लिए एक नई समस्या थी। उसका छोटा भाई उठने लगा था। यह न जानते हुए कि शहर की हर महिला अमेलिया की तरह मिलनसार होगी, उसने इसे जोखिम में नहीं डालने का फैसला किया। उसने अपने दिमाग में प्रतिरोध पर काबू पा लिया और धीरे धीरे दूधवाली की पकड़ से छूटने की कोशिश की। धन्यवाद आपकी चिंता के लिए, मैं अब ठीक महसूस कर रहा हूँ मिस लायला। मिस लायला, उसके पीछे से आवाज आई। माफ करना लायला। इस छोटे लड़के ने अपना सिर मार लिया और अपनी यादों के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गया। अमेलिया ने आगे कहा, ये चिंता की बात है तो क्या आपको रेयू के साथ मेडिकल हॉल का दौरा नहीं करना चाहिए? लायला ने कहा, हाँ, मैंने यही सुझाव दिया था, लेकिन मिस्टर ब्रोन आपका मानना है कि उनकी यादें हर गुजरते दिन लौट रही हैं, इसलिए हम अगले हफ्ते तक गतिरोध में हैं। अमेलिया ने उत्तर दिया, ठीक है, अच्छा लगता है, अच्छी तरह से आराम करो रेयू, अगला सप्ताह आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। रिक ने महसूस किया कि वह जागृति समारोह का उल्लेख कर रही होगी। एक बार फिर धन्यवाद मिस लायला, आप बहुत ओह तुम बहुत प्यारे हो रियू। खैर अमेलिया, आज के लिए यह तुम्हारा राशन है। लायला ने रिक के साथ दूध के बर्तनों का आदान प्रदान करते हुए कहा, अरे, क्या तुम कुछ समय के लिए ब्रेक नहीं ले सकते और हमारे साथ नाश्ता नहीं कर सकते? अमेलिया ने लायला को घर के अंदर लाने का प्रयास किया। नहीं अमेलिया, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे अभी भी बाकी हिस्सों को अन्य ग्राहकों तक पहुंचाना है। मैं किसी और दिन आने की कोशिश करूंगी। ये कहते हुए वह अपने दूध की गाड़ी की ओर लौटने लगी, जिसे धरती पर गायों जैसे दिखने वाले किसी प्राणी द्वारा खींचा जा रहा था। हाँ, और दादी ने रेयू के आगामी समारोह के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ दो। रेयू को दूर से एक आवाज आई, वह हमेशा जल्दी में रहती है। हो वह अपने बचपन के दोस्त के लिए भी कुछ समय नहीं निकाल पाती। रिक देख सकता है कि अमेलिया निराश थी, क्योंकि उसे लगा कि उसे एक कंपनी की इच्छा होगी बचपन का दोस्त। हम उसे इस बारे में और अधिक पता लगाना चाहिए, क्योंकि उसे यह एहसास है कि उसके सभी दोस्त माँ और लायला की तरह सुंदर होंगे। आप दरवाजे पर कब तक रुकने की योजना बना रहे हैं रेयू? अमेलिया की आवाज आई। रिक ने दरवाजा बंद किया और अंदर गया तो देखा कि उसकी माँ खाने की प्लेटें जमीन पर रख रही हैं। आप उनके पास बैठ गए और अपना नाश्ता शुरू कर दिया। ऐसा करते समय रिक ने उससे पूछा, अरे माँ, लायला के स्तन आपके स्तन से भी बड़े क्यों थे? मुझे तो आपके स्तन यहाँ सबसे बड़े लगे थे। अब तक उसे यह पता चल गया है कि स्तनों से संबंधित किसी भी चीज़ पर वह उससे स्वस्थ चर्चा कर सकता है और उसे इससे कोई आपत्ति नहीं है। ओह रेयू, क्या तुम अपनी माँ से निराश हो? अमेलिया ने कुछ फल चबाते हुए उदास भाव से उत्तर दिया। रिक देख सकता है कि उसकी माँ उसके साथ मजाक कर रही थी, इसलिए उसने इसे शांत रखा। माँ, यह एक गंभीर सवाल था। उसने दूध के साथ फल पीते हुए कहा, हाँ मूर्ख, अगर उसके स्तन इतने बड़े नहीं होते तो आप कैसे सोचती हैं कि वह हमारे घरों के लिए इतना दूध पैदा कर सकती है? उसकी माँ ने चंचल आवाज में कहा। रिक ने अपने मुंह में भरा पूरा दूध फर्श पर उगल दिया, जिससे अमेलिया आश्चर्यचकित हो गई। दूध के छोटे बर्तन को घूरते हुए उसने बस इतना कहा, क्या आपका मतलब है कि कल से हम जो पी रहे हैं वह लायला के स्तन
अध्याय 10 नहाते समय माँ को एहसान चुकाना। हाँ बिल्कुल, ये उसका दूध उसका दूध है, लेकिन तुमने इसका इतना हिस्सा क्यों बर्बाद किया? क्या इसमें कुछ था? अमेलिया ने गिरे हुए दूध के लिए महसूस किए जा रहे दिल के दर्द को दबाते हुए पूछा। रिक का हैरान होना एक बहुत बड़ी बात थी। रिक ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसे खुश होना चाहिए कि उसे उन रसदार जगहों का पहली बार स्वाद मिला, या उसे घृणा महसूस करनी चाहिए। और अपनी माँ के चेहरे को देखते हुए उसे लगा कि उसके माता पिता ने इस तथाकथित दूध को पाने के लिए बहुत सारे फलों का आदान प्रदान किया होगा। रिक उलझन में था, इसलिए उसने अमेलिया से पूछा, माफ़ करना माँ, मुझे अभी भी याद है कि मैं एक बार पिताजी के साथ दूध के फार्म पर गया था और हर बार मैंने देखा कि वहाँ केवल उन्हीं जानवरों का दूध निकाला जा रहा था। तो ये स्तन दूध पूरे शहर में कब से प्रसारित होने लगा? अमेलिया ने जवाब दिया, यह आपके जन्म से पहले ही पूरे शहर में प्रसारित हो रहा था। रयू, बात सिर्फ इतनी थी कि हमारी आय से हम इसे वहन नहीं कर सकते थे। उसने आगे कहा, हमें स्तन के दूध की 5 दिनों की आपूर्ति के लिए 15 तुरा फलों का व्यापार करना पड़ा, क्योंकि आपको चोट लगी थी और उसके ऊपर आपका जागरण समारोह भी है। इसलिए हमने सोचा कि अब हमें सबसे अच्छा मूल्य मिलेगा। अपनी माँ की व्याख्या सुनकर वह स्थिति को समझ गया। ऐसा लगता है कि लायला के स्तन वास्तव में उच्च मूल्य के हैं। रिक स्मिरकोड उसने अमेलिया से पूछा, लेकिन मिस लायला पूरे शहर के लिए दूध का उत्पादन कैसे कर सकती है? अमेलिया ने उत्तर दिया, बेशक वह इसे अकेले नहीं कर सकती। दूध के खेत की दादी ने इस काम के लिए कई महिलाओं को काम पर रखा है। शहर की उच्च गुणवत्ता की आवश्यकताओं को महिलाओं द्वारा पूरा किया जाता है, जबकि निम्न गुणवत्ता की आवश्यकताओं को खेतों में खरीदे गए रेटेगास की मदद से पूरा किया जाता। हाँ तुम सही हो, वह पूरे शहर में सबसे धनी है। कुछ लोग तो उसका महत्व मुखिया से भी अधिक मानते हैं, लेकिन ये देखते हुए कि उसका जादू दूध के उत्पादन को कई गुना बढ़ा सकता है, वह पद पूरी तरह से योग्य है। अमेलिया ने कहा। रिक ने समझने में सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुखिया कितना शक्तिशाली है, लेकिन वह अपने लोगों को खाना नहीं खिला सकता। आज के लिए बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। आपके नहाने का समय हो गया है। बाथरूम में जाए, मैं कुछ देर में वहां पहुंचूंगा। अमेलिया ने कहा, ठीक है माँ, और मुझे उस गिरे हुए दूध के लिए खेद है। अगली बार से मैं इसके बारे में अतिरिक्त सावधान रहूंगी। रिक ने उसे सांत्वना दी कि अब वह दूध का मूल्य जानता है। हाँ मैं समझ सकता हूँ रेयू, उसने जवाब दिया, और फिर वह फर्श की सफाई और बर्तन धोने के काम में व्यस्त हो गई। रिक ने एक बार अपनी माँ की कसी हुई गांठ को देखा और अपने लंड को कुछ बार सहलाया। वह यह अमेलिया साफ तौर पर रेयू को ये स्टंट करते हुए देख सकती है। उसने इसे युवक के हार्मोनल असंतुलन के कारण खारिज कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि वह हमेशा उत्तेजित अवस्था में ही रहता है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अपनी जादुई क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, अमेलिया ने सोचा। रिक बाथरूम के अंदर गया और जब वह उसका इंतजार कर रहा था तो उसने कुएं से पानी की बाल्टी भर ली। कुछ मिनटों के बाद फ्लिक अमेलिया को बाथरूम में प्रवेश करते हुए सुन सकता है। इस बार रिक ने अपना उत्तेजना छिपाने की कोशिश भी नहीं की। वह बैठ गई और रिक उसके सामने बैठ गया। कल की तरह ही उसकी पीठ धोने के बाद उसने उससे अपना सामने का हिस्सा दिखाने को कहा। रिक खड़ा हुआ और जब वह मुड़ रहा था तो उसने अपने लिंग से अमेलिया के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। ओह, मुझे बहुत अफसोस है माँ, मुझे इसका एहसास नहीं था। रिक ने इस पर हैरान होने का नाटक करते, कोई नुकसान नहीं हुआ रियू, ये कहकर माफ़ी मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अमेलिया ने उसके लिंग को पकड़ लिया और उस पर ध्यान केंद्रित करके देखा। इससे रिक थोड़ा सा शर्मा गया और उसने सोचा कि ऐसा लगता है कि अब उसे एहसास हुआ है कि वह आदमी के शरीर का कौन सा हिस्सा पकड़ रही है। रियू, ये कितना सुंदर पुरुषत्व है। यह इतना लंबा और मोटा है। हाँ, अमेलिया खिलखिलाई अपनी माँ के रसीले होंठों को अपने लिंग के इतने करीब आते देख रिक ने फिर से उसकी गहरी आवाज़ों पर नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसके पास किसी प्रकार का दूसरा व्यक्तित्व था जो अमेलिया को नीचे धकेलना चाहता था और अपने लिंग को उसके गले के नीचे जबरदस्ती डालना चाहता था और उसके गले को चोदना शुरू करना चाहता था, लेकिन किसी तरह उसने उन इच्छाओं को दबा दिया और
मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, यह इतना सुंदर होना ही था क्योंकि आप इसे रोज़ाना साफ करने में मेरी मदद करती हैं। अमेलिया ने मजाक किया। कौन जानता है सावधानी से। अब जब रिक को पता था कि क्या होने वाला है तो उसने खुद अमेलिया से मुंह मोड़ लिया और नीचे झुककर अपना बाल रहित छेद अमेलिया के सामने खोल दिया। इस बार रिक तैयार था, इसलिए जब अमेलिया की उंगली उसके गुदा में प्रवेश की तो उसने अपने संभोग को रोक दिया। हालांकि यह कष्टदायक था, रिक कुछ बहुत ही घिनौनी चीज़ों की कल्पना करने की कोशिश करके किसी तरह अपने संभोग को रोकने में कामयाब रहा। रिक का मौका अमेला के उसे धोने के बाद आया। उसने इसे लिया और अमेलिया से उस तीखी आवाज में विनती की जो उसके लिए संभव था, माँ आज मुझे आपको धोने दो, मैं आपकी कड़ी मेहनत के लिए अपनी सराहना दिखाना चाहता हूँ। एनला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है रियू, मैं तुम्हें मम्मी को धोने दूंगी। जबकि वह सोच रही थी कि उसका बच्चा कितना बड़ा हो गया है और कुछ जिम्मे। अध्याय 11, माँ के साथ पहला गुदा मैथुन। मैं अब शुरू करूंगा माँ, रिक ने कहा, जिस पर उसे एक धीमी हम मिली। रिक ने उसके लंबे उग्र बालों को ऊपर से नीचे तक धोना शुरू कर दिया। वह आश्चर्यचकित था कि अमेलिया को अपने बालों को इतना समय देना चाहिए था कि वे इतने लंबे हो गए। ये निराशा की बात थी कि इस शहर में साबुन एक विलासिता की वस्तु की तरह थे, इसलिए केवल कुछ ही घरों में इसकी पहुंच थी। लेकिन रिक तब भी कम उत्साहित नहीं था। जब वह उसके बाल धो रहा था, उसने एक गुच्छा पकड़ा और उसे अपने लिंग के चारों ओर बांध दिया और उसमें खून को पंप करने के लिए कुछ स्ट्रोक दिए। चूंकि उसकी माँ उससे दूर थी, इसलिए वह इसे आसानी से कर सकता था। रिक ने अपनी पीठ धोने में अपना मधुर समय लिया। अब उसके सामने का समय था। माफ़ करना माँ, लेकिन मैं खुद का आनंद लेने की योजना बना रहा। वह बहुत आश्चर्यचकित था कि वे उसकी इच्छा के अनुसार अपना आकार बदल लेंगे। उसने अपनी उंगलियों को बड़े एरोला के चारों ओर घुमाया। वह उसके निप्पल को लेकर सावधान था। उसकी माँ के सुझाव उसके दिमाग में ताज़ा थे। वह उन्हें अत्यधिक कामुक नहीं बनाना चाहता था या अमेला उसके आगामी कारनामों के प्रति सतर्क रहना शुरू कर सकती थी। अमोलिया ने देखा कि रियू उसके स्तनों पर कितना ध्यान दे रहा था। वह बिस्तर पर जाने के लिए बेताब हो रहा होगा। मुझे यह मुद्दा जेफ के साथ उठाना चाहिए। मुझे उसके साथ एक बार यौन संबंध बनाने की आवश्यकता होगी ताकि वह अपना ध्यान अपने आगामी समारोह पर बनाए रख सके। मुझे यकीन है कि जेफ को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि यह एक बार के लिए हो। अमेलिया यह मन ही मन सोच रही थी। अमेलिया के विचारों से अनजान रिक अब अपनी माँ की लाल झाड़ी के पास चला गया है जो उसकी योनि को छुपा रही है। उसने झाड़ी को धोया, लेकिन किसी को संदेह न हो इसलिए उसने उसकी योनि को छोड़ दिया। यह देखकर कि कैसे उसका शर्मीला छोटा बच्चा उसकी योनि को छोड़कर अब उसकी जांघों को धो रहा था, अमेलिया ने उसे प्रोत्साहित करने का फैसला किया। रियू, तुम मेरी योनि भी धो सकते हो, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। थोड़े बड़े होने पर आपको उनके साथ नियमित रूप से काम करना होगा। अमेलिया ने महसूस किया था कि हालांकि उत्सुकता थी, लेकिन उसका बेटा किसी तरह उसके शिशु छेद को छूने से डरता था। मैं उसे मुझे अधिक छूने दूंगी ताकि वह किसी भी लड़की से जुड़ी किसी अजीब स्थिति में न फंस जाए। अर्नेलिया ने अपने मन में तर्क दिया। अमेलिया का प्रोत्साहन मिलने के बाद रिक ने थोड़ा और साहसी होने का फैसला किया और उसकी भक्षेप पर पानी डालना शुरू कर दिया। रिक ने उसके मोटे निचले होंठों को अलग किया और अपनी बीच की उंगली वहां डाल दी। अर्मेला ने अपनी नसों में बिजली का एक बोल्ट दौड़ते हुए महसूस किया। जब उसने महसूस किया कि उसकी उंगली उसके अंदर प्रवेश कर रही है, फ्लिक आश्चर्यचकित था कि उसकी योनि कितनी तंग महसूस हुई, जबकि वह पहले ही 3 बार बच्चे दे चुकी थी। फ्लिक उसके सबसे अंतरंग हिस्सों की खोज में अपना समय ले रहा था और उसे संतुष्टि का एहसास हुआ। उसने अब अपनी माँ को थोड़ा तेजी से उंगलियों से सहलाना शुरू कर दिया। उसे अपनी उंगली के कुछ नर्म ऊतकों के गर्म द्रव्यमान की गहराई में चूसे जाने की अनुभूति बहुत अच्छी लगी। वह सिर्फ कल्पना कर सकता उसे उंगलियों से चोदते समय उसकी माँ चरम सुख के किनारे पर पहुंच गई और जब तक उसे इसका एहसास हुआ तब तक उसका चेहरा अमेलिया के रस से छिड़क चुका था। अमेला ने भी देखा कि उसने क्या गड़बड़ कर दी है और वह भी अपने बेटे के चेहरे पर, मुझे बहुत खेद है रियू, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब और कैसे अपने आप पर नियंत्रण खो दिया। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है, उसने आह भरते हुए कहा।
मुझे अपना चेहरा धोने दो। नहीं माँ, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। वह लड़कियों के बारे में सीखने का दिखावा जारी रखने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और जितना हो सके उतने पोकर चेहरे के साथ कहा, अब माँ क्या आप घूम सकती हैं और थोड़ा नीचे झुक सकती हैं ताकि मैं आपके बमहोल तक पहुंच सकूं। अमेलिया को रियू के चेहरे पर की गई अपनी हाल की गड़बड़ पर शर्म आ रही थी। उसने उससे बहस करने के खिलाफ फैसला किया और उसने जो करने को कहा वह किया। इसके साथ ही रिक अपनी माँ की सिकुड़ी हुई गांड देख सकता है। अपनी गीली उंगलियों पर भरोसा करते हुए उसने अपनी उंगलियों को उसमें डालने का प्रयास किया। शुरुआत में थोड़ा संघर्ष करने के बाद वह कुछ अमेलिया के नितंब में उंगली करते हुए रिक को इस गांव के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य का एहसास हुआ। भले ही यहाँ के लोग कामुकता के बारे में बहुत अधिक खुले थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि सेक्स के बारे में उनका ज्ञान अभी भी बहुत आदिम है। वह अपनी माँ के चेहरे का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा जब अपनी माँ के चेहरे का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा जब वह उसके पूरे चेहरे पर आई थी, जैसे कि यह पहली बार था जब वह अच्छी उंगलियों से आई थी। हालांकि उसे अपने सिद्धांत के लिए कुछ और सबूतों की आवश्यकता थी, लेकिन अगर ऐसा है तो वह शायद अपने पिछले जीवन में प्राप्त ज्ञान का उपयोग दूसरों की तुलना में अधिक लाभप्रद स्थिति में होने के लिए कर सकता है। इस पर उत्तेजित होकर उसने अमोइला के नितंब में एक और उंगली डाल दी। अमेलिया ने खुद को उत्तेजित पाया, जबकि रेयू की उंगलियां उसके नितंबों का पता लगा रही थीं। अमेलिया आज अपने शरीर को लेकर बहुत उलझन में थी। उसका बच्चा उसे एक के बाद एक आश्चर्य दे रहा था। पहली बात तो ये कि उसे कभी नहीं पता था कि वह कुछ उंगलियों की मदद से भी संभोग सुख प्राप्त कर सकती। उसने अपने लिंग पर एक नज़र डाली जो उसकी उंगलियों को बदलने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन रिक अपनी सीमा जानता था और अपने भाई को अपने खाली हाथ से कुछ बार सहलाया ताकि कुछ दबा हुआ दबाव निकल सके। लेकिन अचानक उसने खुद को कुछ आवाज़ों से घिरा पाया जो स्पष्ट रूप से उसे अपनी माँ के आमंत्रित गुदा के अंदर अपनी मर्दांगी को गहराई तक धकेलने के लिए कह रही थी। रिक ने खुद को इन आवाज़ों में खोया हुआ पाया। रेयू, रेयू, क्या तुमने मेरे बम के साथ कर लिया है? इन आवाज़ों ने उसे उसकी कल्पना से वापस ला दिया, लेकिन इससे पहले कि वह अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए खुद को धन्यवाद दे सके, उसने ये जानने के लिए नीचे देखा कि उसकी माँ की गुदा में उसकी उंगलियों की जगह उसके लिंग ने ले ली है। उसका लिंग शीर्ष पहले ही गुदा दबाने वाला यंत्र से गुजर चुका था। उसने जल्दी से उसे गुदा की मांसपेशियों से खींच लिया, जिसने उसके छोटे भाई के सिर को पकड़ लिया था। इसे बाहर निकालते हुए उसने जवाब दिया, माफ़ करना माँ, मैं इसे अच्छी तरह साफ करना चाहता था, इसलिए मैंने कई उंगलियां डाल दीं। उसने स्थिति को समझने की कोशिश की। ठीक है रेयू, चलो ये स्नान पूरा करते हैं, मुझे अपने बर्तनों पर काम करने की ज़रूरत है। ये कहते हुए अमेलिया ने अपने ऊपर पानी डाला और वे तुरंत बाथरूम से बाहर निकल गए, जबकि रेयू अपने आत्मनियंत्रण को कोस रहा था क्योंकि स्थिति बहुत जल्दी हाथ से निकल सकती थी। अमेलिया अपने बेटे के अनिश्चित व्यवहार के लिए संभावित समाधानों के साथ आने की कोशिश कर रही थी। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि रेयू ने उसे जो डाला था वह कोई उंगलियां नहीं थी विस्पड। वह इसे मेरे बच्चे के छेद में डालना चाहता होगा, लेकिन अपनी शर्म के कारण वह मेरे दूसरे छेद में ही चला गया होगा। ये सबसे अच्छा स्पष्टीकरण था जो वह दे सकती थी। कितनी प्यारी! अमेलिया खुद से हंसी।